रुक करेंगे बिहार का। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान है। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स 1302 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। देखिए रिपोर्ट। चरण के लिए मंगलवार को मतदान। 20 जिलों की 122 सीटों पर होगी वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग। 3 करोड़ 70 लाख 13,556 मतदाता डालेंगे वोट। दूसरे चरण में 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मिथिलांचल, सीमांचल, शाहबाद और मगध क्षेत्र में वोटिंग। गया जी की 10, कैमूर की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद की 6 सीट पर मतदान। अरवल की 2, जहानाबाद की 3, नवादा की 5, भागलपुर की 7 सीट पर वोटिंग। बांका की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी की 8, शिवहर की 1 सीट पर मतदान। मधुबनी की 10, सुपौल की 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6 सीट पर वोटिंग। कटिहार की 7, किशनगंज की 4, पूर्वी चंपारण की 12, पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों पर वोटिंग। दूसरे चरण में एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो महागठबंधन की वापसी का पूरा दारोमदार भी इस क्षेत्र की सीटों पर टिका है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की असल अग्नि परीक्षा इसी फाइनल चरण के चुनाव में होनी है। 53 सीट पर बीजेपी, 44 पर जेडीयू, 6 सीट पर हम, 4 सीट पर आरएलएम और 15 सीट पर एलजेपी रामविलास। 71 सीट पर आरजेडी, 37 सीट पर कांग्रेस, 7 सीट पर वीआईपी, 7 सीट पर सीपीआईएमएल, 4 सीट पर सीपीआई और 1 सीट पर सीपीएम। 21 सीटों पर एआईएमआईएम, 120 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें बीजेपी की रेणु देवी और तारकिशोर झा के नाम शामिल हैं। बेतिया में बीजेपी की रेणु देवी और कांग्रेस के वासी अहमद। लौरिया में बीजेपी के विनय विहारी और वीआईपी के रणकौशल प्रताप सिंह। चनपटिया में बीजेपी के उमाकांत सिंह और कांग्रेस के अभिषेक रंजन में टक्कर। गोविंदगंज में एलजेपी रामविलास के राजू तिवारी और कांग्रेस के शशि भूषण राय। मधुबन में बीजेपी के राणा रणधीर सिंह और आरजेडी की संध्या रानी कुशवाहा में मुकाबला। बेनीपट्टी में बीजेपी के विनोद नारायण झा और कांग्रेस की नालिनी रंजन झा। झंझारपुर में बीजेपी के नीतीश मिश्रा और सीपीआई के राम नारायण यादव। छातापुर में बीजेपी के नीरज कुमार सिंह बबलू और आरजेडी के डॉक्टर विपिन कुमार नौनिया में फाइट। सिकंदरा में हम से प्रफुल्ल मांझी, कांग्रेस से विनोद कुमार चौधरी और आरजेडी से उदय नारायण चौधरी मैदान में। जमुई में बीजेपी की श्रेयसी सिंह और आरजेडी के शमशाद आलम। झाझा में जेडीयू के दामोदर रावत और आरजेडी के जयप्रकाश यादव। चकाई में जेडीयू के सुमित कुमार सिंह और आरजेडी की सावित्री देवी में मुकाबला। धमदाहा में जेडीयू की लेसी सिंह और आरजेडी के संतोष कुशवाहा। पूर्णिया में बीजेपी के विजय कुमार खेमका और कांग्रेस के जितेंद्र यादव में टक्कर। कटिहार में बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और वीआईपी के सौरभ अग्रवाल। गया टाउन में बीजेपी के प्रेम कुमार और कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ। इमामगंज में हम की दीपा मांझी और आरजेडी के ऋतुप्रिया चौधरी में मुकाबला। कुटुंबा में हम के ललन राम और कांग्रेस के राजेश राम। काराकाट में जेडीयू के महाबली सिंह, सीपीआईएमएल के अरुण सिंह कुशवाहा और निर्दलीय ज्योति सिंह में टक्कर। नवीनगर में जेडीयू के चेतन आनंद और आरजेडी के अमोद कुमार सिंह। सासाराम में आरएलएम की स्नेहलता कुशवाहा और आरजेडी के सत्येंद्र शाह। कदवा में जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी और कांग्रेस के शकील अहमद खान।
वहीं चैनपुर में जेडीयू के जमा खान, वीआईपी के बाल गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रज किशोर बिंद में मुकाबला। 2020 के नतीजे की बात करें तो इन 122 सीटों में से 64 सीटें एनडीए ने जीते थे। वहीं चुनाव के बाद बीएसपी का एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक एनडीए में शामिल हो गया था, जिससे एनडीए के विधायकों की संख्या 66 तक पहुंच गई थी। दूसरी ओर महागठबंधन ने 49 सीटों पर विजय पताका फहराया था, जबकि 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कैंडिडेट जीते थे। 42 सीटों पर बीजेपी, 20 सीट पर जेडीयू, 4 सीटों पर हम की जीत, 33 सीटें आरजेडी, 11 सीट कांग्रेस और 5 सीटों पर सीपीआई एमएल की जीत। 5 सीट पर एआईएमआईएम, 1 सीट पर बीएसपी और एक निर्दलीय ने दर्ज की थी जीत। दूसरे चरण के चुनाव में ये तय होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। एनडीए की उम्मीद बीजेपी जेडीयू के पारंपरिक वोटरों पर टिकी है, लेकिन महागठबंधन रोजगार जैसे मुद्दों को हवा देकर मुकाबले को धार देने में जुटा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर का फैक्टर भी अहम रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो चलिए, पिछले 2 महीने से जो पूरी ताकत झोंकी गई राजनीतिक दलों की ओर से, कल उनका फैसला जनता करेगी। आखिरकार किसके वादों में कितना दम है, ये कल तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कल ये तय हो जाएगा कि आने वाले 5 साल के लिए बिहार पर शासन कौन करेगा। हमारे साथ संवाददाता रुचि सासाराम से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रुचि, देखिए, कल का चुनाव और कल का मतदान बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए दावे पहले चरण को लेकर लगातार किए जा रहे हैं। महागठबंधन की ओर से भी कहा जा रहा है कि पहले चरण में ही हम बढ़त बना चुके हैं। एनडीए का तो कहना है कि विकास को जनता ने वोट दे दिया है। लेकिन कल के चरण की अगर बात कर लें, कल का चरण महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कल जो ज्यादा सीटों को साध पाएगा, जहां जनता का आशीर्वाद जिन प्रत्याशियों को ज्यादा मिलेगा, वही आने वाले दिनों में बिहार में सरकार बनाएगा। बिल्कुल आयुष, देखिए सही कहा आपने, चूंकि 122 सीटों पर कल मतदान, 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में इसके लिए कई मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। अभी हमारी उपस्थिति सासाराम में है। देखिए, आपने सही कहा कि जनता जो है कल अपना फैसला जो है सुना देगी। 14 तारीख को वो फैसले भी सार्वजनिक हो जाएंगे कि बिहार की जनता ने सत्ता किसके हाथ में सौंपा है, किसे अपना नेतृत्व करता चुनी है, बिहार का ताज किसके सिर चढ़ेगा, ये जनता जनार्दन तय जो है वो कल कर लेगी। 6 तारीख को जो पिछले पहले चरण का जो मतदान हुआ था, उसमें भी जनता ने अपना फैसला दे दिया था। देखिए, महिला मतदाता जो होती हैं, महिला मतदाताओं का रुख किस ओर जाता है, चूंकि दावे एनडीए के तरफ से भी हुए हैं और महागठबंधन के तरफ से भी हुए हैं, वादे कई किए गए हैं और उन लोक लुभावने वादे पर जनता ने किन पर विश्वास किया है। चूंकि देखिए, बहुत सारे साइलेंट वोटर्स होते हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो करते हैं। वोट परसेंटेज की बात की जाए तो मतदान प्रतिशत जो है वो पिछले बार की तुलना में इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ता हुआ दिखा है। तो मतदाता जागरूक अवश्य हुए हैं और इस बार डेवलपमेंट को एक मुद्दा बना करके उन्होंने वोट किया है। दूसरी तरफ युवाओं की अगर बात कर ले तो युवाओं ने रोजगार को प्रायोरिटी दी है। युवाओं के हाथ मजबूत होंगे, जब युवा सशक्त होंगे तभी जो है विकसित बिहार की परिकल्पना जो है वो साकार होगी। तो ऐसे में युवा हो, महिला हो, फिर सीनियर सिटीजन की बात कर लें तो उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, काफी जागरूक देखे जा रहे थे। अब कल जब द्वितीय चरण का चुनाव होगा, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। सभी बूथों पर व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं, तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। तो ऐसे में उन बूथों पर भी तैयारियां दिख रही हैं। मतदाता अपने अपने घरों से निकल करके और पहले मतदान और फिर जलपान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जनता जो है इस बार किन्हें अपना नेतृत्व करता चुनना चाहती है। एनडीए के तरफ से वो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, दिग्गज नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो, गृह मंत्री अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं,
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात हो, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की बात हो, मोहन यादव की बात हो, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की बात हो, तो ऐसे में कई धुरंधर नेताओं ने अपनी ताकत जो है वो झोंक दी थी और पूरा दमखम लगाया था कि एनडीए जो है वो कैसे पूर्ण बहुमत में आ सके, 2/3 बहुमत के साथ हम फिर से रिपीट हो, यानी कि डबल इंजन की सरकार बने, ताकि देखिए एक समन्वय जो है वो स्थापित होता है। और ऐसे में जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं विकास की, चाहे वो केंद्र की हो, तो सहयोगात्मक रवैया जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक तरफ दावा है एनडीए का कि पहले चरण में भी जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जनता ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे पक्ष में है, और द्वितीय चरण में भी निश्चित तौर पर देखिए लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव की जितनी भी संपत्ति जब्त की गई है उन तमाम संपत्तियों पर हम कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, मतलब अब भी सीधा सीधा निशाना भ्रष्टाचार पर है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, देखिए सही कहा आपने। दूसरी तरफ महागठबंधन के तरफ से जो नेता हो, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव की बात की जाए, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने मोर्चा अकेले संभाल रखा था आरजेडी से, दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने भी भ्रष्टाचार की बातें कही। एक तरफ एसआईआर को बड़ा इशू बनाया गया जा रहा था, वोट चोरी को मुद्दा बनाया जा रहा था, जैन जी की बातें कही जा रही थी। तो महागठबंधन के तरफ से आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप अगर मेरे ऊपर भी लगते हैं तो हम भी जेल जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ के अगेंस्ट में बयानबाजी की है। लेकिन देखिए जो मतदान हुए हैं, 14 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन उससे पहले रिजल्ट को बता देना कि 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं, फिर जो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर प्रश्न उठाना, तो ये कतई हमें नहीं लगता कि ये उचित है। जनता भी इसे यह कह रही है कि इंतजार करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। जनता ने अपना मैंडेट किसे दिया है वो 14 तारीख को सामने आ जाएगा। स्वयं से वो अपने आप को सीएम घोषित कर दे रही है, यानी कि जनता के जो मताधिकार है या जनता के जो फैसले हैं उसका यह अपमान है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये जनता की अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। थोड़ा धैर्य और रखना होगा कि जो है जनता किसे चुनती है, महागठबंधन के तरफ रुख होता है या फिर राजग के तरफ, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए है उसके तरफ जनता का रुख होता है। तो ये थोड़ा इंतजार करने पर जनता के द्वारा दिया गया जनादेश जो है उसे सहर्ष स्वीकारना होगा, चाहे वो महागठबंधन के तरफ जाए या फिर एनडीए के तरफ जाए। तो ऐसे में इससे पहले ही यह प्रश्न खड़े कर देना कि वोट चोरी हुए हैं या फिर चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाना या ईवीएम पर प्रश्न उठाना, ये कहीं से उचित जो है वो नहीं माना जा रहा है। ये एनडीए के तमाम वो नेता कह रहे हैं। आपने बात किया कि सम्राट चौधरी का जो आज स्टेटमेंट आया, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता के का जो भी जनादेश आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। जहां तक बात रही कि सत्ता जो है जनता किसे चुनती है, जनादेश किधर जाता है, लेकिन बतौर अगर सीएम कैंडिडेट की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से सीएम कैंडिडेट जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और रुचि देखिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन इस वक्त हम चर्चा करेंगे उस पार्टी के बारे में जो दूसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वह है जनसुराज पार्टी। जनसुराज ने जो कहा वो किया कि हम तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज ने अकेले चुनाव लड़ा। अब यह देखना है कि किसका खेल जनसुराज बिगाड़ता है या फिर इस बार बहुत बड़ी बदलाव जो है बिहार में देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनसुराज कहीं मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय जरूर होता हुआ दिख रहा है जनसुराज की वजह से, चूंकि जनसुराज जो है एक विकल्प के रूप में उभरती हुई पार्टी और कई युवाओं ने, कई जो शिक्षित समाज है वो जनसुराज की तरफ अपना रुख किए थे। चूंकि प्रशांत किशोर की बातें जो है वो चाहे शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, यानी कि जो बिहार के मेन मुद्दे रहे, जो मेन सेंटिमेंट रहा, वो उसको उन्होंने टच किया। और ऐसे में
बिहार की जनता जो है उनका रुख जो है प्रशांत किशोर की तरफ गया। आपने कहा कि द्वितीय चरण की ज्यादा सीटें जो है वो जन सुराज, वहां पर जन सुराज के भी कैंडिडेट है, तो जन सुराज किसका खेल बिगाड़ती है या किसका बनाती है? सीटें कितनी आएंगी जन सुराज को ये नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो किनका खेल बिगाड़ेंगे? क्या वो महागठबंधन का वोट बैंक बिगाड़ेंगे या फिर एनडीए का जो वोट निश्चित तौर बैंक है पर उसे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जन सुराज आखिरकार कौन सा बड़ा खेल करने वाला है बिहार में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। और चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं जमुई। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, देखिए विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जमुई जिला इसलिए भी खास है चूंकि उस जिला की सीमाएं जो है झारखंड से सटती हैं। क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं बूथों पर, ये तो बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि सीमावर्ती इलाकों में क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर से जो जमुई जिला है वो झारखंड का सीमावर्ती जिला है। ऐसे में जो जमुई जिले के कई सारे इलाके भी जो हैं वो नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार हैं। ऐसे में जो है पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। झारखंड पुलिस की अगर हम बात करें, पास का जो भी जिला है, देवघर की बात कर लीजिए या गिरिडीह जिले की बात कर लीजिए, तो देवघर पुलिस और गिरिडीह पुलिस अलर्ट मोड में है। जो जानकारियां हमें हैं वो गिरिडीह जिले में और पास के जिलों में जो है वो शराब की दुकानें भी आज या कल बंद कराई गई हैं बिहार चुनाव के मद्देनजर। साथ ही साथ जो सीआरपीएफ है, जो एसएसबी है, उसकी ओर से जो भी सीमावर्ती इलाके हो गए हैं उन इलाकों में जमुई की जो भी पहाड़ियां हैं उनमें सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लगातार ए लेवल ऑप्स जो कि चलाए जाते हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, वो लगातार बीते 3 दिनों से बिहार और झारखंड की पुलिस लगातार जॉइंट ऑपरेशन चला रही है ताकि चुनाव का इस पर कोई असर ना पड़े। और निश्चित तौर पर इसका कोई भी असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। भय मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में लोग निश्चित तौर पर भयमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में मतदाता मतदान करें, इसको लेकर तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। संवाददाता श्रीकांत से हमारा संपर्क टूट चुका है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, अपनी बात पूरी करें। देखिए, जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, आयुष, जमुई, चकाई, झाझा और सिकंदरा। इन चारों विधानसभा सीटों पर कुल 42 प्रत्याशी मैदान में हैं। 12,70,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 1595 बूथ बनाए गए हैं। इसमें से कई सारे बूथ जो है वो संवेदनशील बूथ के दायरे में आते हैं। ऐसे में उनमें सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। जो भी झारखंड बॉर्डर से इंटर कर रहा है बिहार में, उसकी सघन जांच की जा रही है, वाहन की जांच की जा रही है, उससे आने का कारण पूछा जा रहा है कि आप किस कारण से जो है वो बिहार में दाखिल हो रहे हैं। वहीं देवघर जिले से भी आने वाले जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनकी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यह जो जिला है, जमुई का जिला और नवादा का जिला, दोनों जिलों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है रात में और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जो जिला प्रशासन है उसका कहना है कि भय मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन का जो है वो लगातार अलर्ट मोड में है। बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है, जो कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं जमुई जिले से सटे हुए, जो भी नक्सल क्षेत्र रहे हैं पूर्व में, उन क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और लगातार बीते 1 सप्ताह से बिहार पुलिस और झारखंड बिल्कुल श्रीकांत, निश्चित तौर पर झारखंड पुलिस और जमुई पुलिस दोनों
दोनों पुलिस टीम मिलकर पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर लगातार गश्त कर रही है। तमाम तैयारियां की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आते हैं, चूंकि जमुई जिले में कई ऐसे बूथ हैं जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। श्रीकांत, उन अति संवेदनशील बूथों पर क्या इंतजाम है, वहां वोटिंग का समय क्या रहेगा, ये भी जानकारियां साझा करें। देखिए, जमुई जिले से सटा हुआ, चूंकि झारखंड का मैंने पहले ही बताया जो इलाका रहा है, चाहे वो दो जिले जो महत्वपूर्ण जिले हैं, एक गिरिडीह जिला आ जाता है जहां की जो देवरी ब्लॉक है, जो देवरी प्रखंड है, उसके भेलवा घाटी का इलाका आप देखेंगे तो पूर्व में वहां पर नक्सलियों का जो एक खौफ देखा जाता था। हालांकि अब वहां पे शांति है। साथ ही साथ देवघर जिला जाने वाला जो रास्ता है, देवघर तो शांत जिला, फिर भी जो है झारखंड से जो भी सटे हुए इलाके हैं, जो जंगली इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उन पहाड़ी इलाकों में जो है वो पारा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती पूर्व में ही की जा चुकी है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि कहीं से भी कोई निश्चित तौर पर लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की दखलंदाजी मतदान के दौरान ना हो। श्रीकांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। और विधानसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। 1302 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा और जब 14 नवंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो यह तय हो जाएगा कि आने वाले 5 साल बिहार में किस पार्टी के होंगे। संवाददाता आनंद हमारे साथ बेतिया से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद, बेतिया में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, मतदान के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मुकाबला कितना टफ होने वाला है बेतिया के तमाम विधानसभा सीटों पर, ये तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। विधानसभा चुनाव बिहार 2025 अब अपने दूसरे और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मैं इस वक्त बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में मौजूद हूं, जहां पर आप देखें तो सेकंड फेज में चुनाव होने हैं और उसकी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहां कर दी गई है। उसके साथ साथ ईवीएम यहां पहुंच चुके हैं और हर संभव कोशिश है, क्योंकि आप देखिए, मैं अभी तक आपसे बात करूंगा तो आपको कहीं ना कहीं पुलिस की गाड़ी या पीसीआर आते जाते दिखने को मिल जाएगी। तो कोशिश ये है चुनाव आयोग की जो चुनाव हो शांतिपूर्वक तरीके से हो और जनता को अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने का पूरा सहयोग दिया जाए और उनका इस्तेमाल करने के पूरी साफ चीज़ों से रखकर अनुमति हो। कहीं ना कहीं आज देखें तो दूसरा चरण को लेकर कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और दिन भर करीब 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो कोशिश ये है चुनाव आयोग की कि हर एक व्यक्ति तक मतदान जिनको करना है उनको करने की अनुमति दी जाए। और जो उम्मीदवार हैं, लगभग उम्मीदवारों की बात की जाए तो 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना और कोशिश ये है चुनाव आयोग की फ्री एंड फेयर चुनाव हो। और उसके साथ साथ जो तमाम एंटी एलिमेंट्स है, जो कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी गई है। और कोशिश ये है कि चुनाव के दौरान जब चुनाव मतदान हो रहा हो तो वहाँ पर CCTV लगाए जाएँ। वो लगाए गए हैं। बैठने को लेकर जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको व्हील चेयर दी जाएगी, पंखा दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। जो तमाम गाइडलाइन चुनाव आयोग ने दी थी तो उसका पालन करते हुए बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल होना, उसको लेकर तैयारी अपनी पूरी कर ली गई है। जी, दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी की गई है। बेतिया की अगर हम बात कर लें तो देखिए, लगातार तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंकी। गृह मंत्री अमित शाह की भी सभा हुई थी और हमने देखा कि लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया गया। आप बेतिया का क्षेत्र घूम चुके हैं, चूंकि आनंद, बताएं मूलभूत समस्याएं क्या हैं, खासतौर पर बेतिया में अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, पश्चिम चंपारण का आप डेमोग्राफी देखिए तो भारत के इतिहास में इसका एक अपना ही महत्व है। चाहे सांस्कृतिक तौर पर देखें या चाहे कल्चरल तौर पर देखें तो इसका एक अपना महत्व। और अगर लोकसभा की बात की जाए, पश्चिम चंपारण की जो लोकसभा है उसमें 9 विधानसभा आती है, जिसमें 2020 वाली विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 8 जीती थी और 1 हारी थी। आपकी मेरी बात कुछ दिन में यहाँ के सांसद जो कि बीजेपी से हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीजेपी के बिहार के वरिष्ठ नेता है और सांसद भी है वर्तमान में, उनसे बात हुई तो उनके साफ तौर पर बोला कि जो हमारा अब की बार टारगेट है वो 9 की 9 विधानसभा जीतने को लेकर है। और आप समझिए, ये जो उनका बयान है इतना सीधे तौर पर, जितना सिंपलिसिटी आप समझ सके उतना आसान है नहीं। क्योंकि जब इस विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान पश्चिमी चंपारण में कई नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ सीधे तौर पर बयानबाजी कर रहे थे। यानी जो संगठनात्मक तौर पर था वो एक बवाल लगातार जारी था। इसको संभालने को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें हुई, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो विरोध था या सीधे मुखालफत थी वो अब पूरी तरह से रुक चुकी है।
लेकिन नजर अभी भी होगी तमाम मतदाताओं पर कि मतदाता किसको चुनेंगे। लेकिन अगर आप मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी आज भी जनता को दरकार है, चाहे आप सड़क की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, चाहे स्कूल्स की बात की जाए। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस स्टेशन के सामने, सब्जी मंडी है तो उसकी भी हालत कहीं ना कहीं जर्जर है। तो कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि जनता को मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिली हैं। अब एक बार फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव है और कल वोटिंग होनी है, तो जनता को अपने समझबूझ के अनुसार अपने अपने मतदाता या अपने उम्मीदवार को वोट देंगे। जब देखने वाली बात होती है कि अब यानी जब रिजल्ट खुलेगा, यानी जब पेटी खुलेगी तो जनता का समर्थन किसको मिलता है। तो कोशिश दोनों ही गठबंधन की, चाहे आप एनडीए की बात करें चाहे महागठबंधन की बात करें, दोनों ही पश्चिम चंपारण में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरी। जहां एनडीए की तरफ से गृह मंत्री पहुंचे तो महागठबंधन के साथ तेज प्रताप से लेकर तेजस्वी तक सब तमाम बड़े नेता सीधे तौर पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी कोशिश है प्रशासन की शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव किया जा सके। जी निश्चित तौर पर पूरी तरह से कोशिश है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए जा सके। देखिए लगातार अगर हम बात कर लें तो राजनीतिक दल अलग अलग दावे कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हम तो मुस्तैद हैं ही, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो पक्षपात कर रहा है। ये भी आरोप लगाए गए कि सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों से ही कंपनियां मिलाई गई सुरक्षा को लेकर। तो इसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कह रही है कि हार दिख रहा है तेजस्वी को ले, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए आप महागठबंधन की राजनीति देखें तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि चुनाव आयोग के इर्द गिर्द ही राजनीति उनकी घूम रही है। पहले राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग को घेरा, वोट चोरी का आरोप लगाया और इससे कई आरोप उनके साथ साथ लगाए गए। अब तेजस्वी यादव भी उसको लेकर कई बयान दे चुके हैं, जिसमें वोट जो मतदाता है उसको धीरे धीरे पोलिंग कराने को लेकर बोल चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इस बीच में देखें तो दोनों की जो बयान है वो एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को कटघरे में करती रहती है। तो अब चुनाव आयोग ने उसको लेकर अपने बयानबाजी पहले बयान दे चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और आप देखिए कि चुनाव आयोग की अगर बात की, जो भी मतदाता वोट डालने जाता है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। एक जगह नहीं कई जगह चेकिंग होती है, उसके बाद ही उसको वोट डालने दिया जाता है। तो उसको लेकर तमाम चीजें आप देखिए राजनीतिक तौर पर आपके सामने देखने को मिलेंगी। महागठबंधन लगातार इस मुद्दे को उठाता है, लेकिन आप सीधे तौर पर एनडीए को देखें तो एनडीए भी इसको लेकर महागठबंधन पर कटाक्ष करता रहता है। उनको साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और यही कारण है कि जब उसकी हार की हताशा साफ तौर पर देखी जा रही है तो उसके सामने ही ये चीजें उनके बयानबाजी को आप उस रूप से देख सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तमाम घटनाक्रम के बीच में कि जनता किसको समर्थन करती है, किसके वादों पर अपना विश्वास जताएगी और किसको अपना मतदान देगी, यानी किसको अपना समर्थन देगी। जिसके बाद तय होगा कि 14 नवंबर वो दिन होगा जब मतदाता जनगणना होगी और सीधे तौर पर उस जनगणना में सामने चीजें निकल कर आएंगी कि जनता ने किसका समर्थन किया और उसके बाद किसकी सरकार होगी। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे या तेजस्वी की सरकार बनेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। और बिल्कुल आनंद, आप बने रहेगा हमारे साथ, और भी जानकारियां आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्मित, देखिए लगातार चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, आज स्ट्रांग रूम भी पहुंचे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। स्ट्रांग रूम को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और क्या मुकम्मल तैयारियां की गई हैं खासतौर पर मतगणना को लेकर? आयुष, जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ से 20 कदम पे पटना का एएन कॉलेज है और वहाँ स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। सारे ईवीएम्स पटना जिले के हों या फिर अलग अलग कल जहाँ विधानसभा क्षेत्र से जब ईवीएम्स पहुँचेंगे यहाँ पे, उसको लेकर के 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है और 3 लेयर में अलग अलग पुलिस के जवान तैनात हैं। किसी के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही अंदर जा सकते हैं, वो भी आपके पास बकायदा आइडेंटिटी कार्ड्स होने चाहिए, वही दिखाकर आपको अंदर जाने की अनुमति होगी। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इस तरह की व्यवस्था कड़ी की गई है पटना के एएन कॉलेज के बाहर। आप उधर से गुजरने पर वहां के लोगों की चेकिंग भी की जा रही है। तो स्ट्रांग रूम पर लगभग पूरी व्यवस्था मुकम्मल है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं और वहां पर एक एक बूथ पर जहां जहां ईवीएम बॉक्स में बंद है उन सभी की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से हो रही है। और इसके साथ साथ जो मैंने पहले जिक्र किया कि 3 लेयर की सुरक्षा वहां बढ़ाई गई है और वहां पर अलग अलग जगह पर जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं और स्ट्रांग रूम पर पूरी मुकम्मल व्यवस्था और तैयारी हो चुकी है। हालांकि कल पटना जिले के अंदर मतदान नहीं है, लेकिन
उसके अलावा जहां जहां पर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान है वहां भी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे कल दूसरे और आखिरी चरण के, और इसको लेकर के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां बड़े जो नाम है, बड़े चेहरे जो हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हालांकि आज वो पटना में थे, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि वहां की जनता इस बार वहां जो पिछले बार विधानसभा चुनाव हुए उससे ज्यादा संख्या और बहुमत से उनको जिताने जा रही है। इसके साथ साथ बिहार के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे रेणु देवी और माफ कीजिएगा रेणु देवी, और इसके साथ साथ जो तारकिशोर प्रसाद है कटिहार से विधायक रहे हैं और इस बार भी चुनाव वहीं से वो लड़ रहे हैं, उन दोनों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि आज तारकिशोर प्रसाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक पत्रकार को धमकी देते नजर आ रहे हैं। तो इन सब का कितना इफेक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, ये आने वाले समय तय करेंगे, लेकिन लगभग तैयारी है अपने दावों पर। एनडीए हो, महागठबंधन हो या जनसुराज हो, सभी अपने अपने दावों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रत्याशी, और हर जगह पर या तो नीतीश कुमार हो एनडीए की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने उनके लिए वोट मांगा है, तो वहीं महागठबंधन से तेजस्वी यादव ने आज जो सभाएं की उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने लगभग 200 से ज्यादा सभाएं की हैं और अपने प्रत्याशियों के फेवर में वहां की जनता से वोट मांगा है। और तेजस्वी ने यह भी दावा किया है कि इस बार भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। पहले फेज में जो मतदान हुए जनता की तरफ से उसका रुझान महागठबंधन की तरफ है, और दूसरे फेज के चरण के मतदान में भी बिहार की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए मतदान जो है महागठबंधन के फेवर में होगा। निश्चित तौर पर देखिए ये दावे हैं महागठबंधन की ओर से, लेकिन अब अगर हम बात करें तेज प्रताप यादव के बारे में, अस्मित, तेज प्रताप यादव की लड़ाई शुरू हुई पारिवारिक तौर पर, फिर राजनीतिक रंग ने उस राजनीतिक रंग वो लड़ाई लिया। हमने देखा कि या फिर वो महुआ हो या राघोपुर, दोनों जगह टसन देखने को मिली। फिलहाल क्या स्थिति दिख रही है तेज प्रताप को लेकर, क्या चर्चाएं हैं, क्या यह आशंका राजनीतिक पंडितों के द्वारा जताई जा रही है कि एक बड़ा गेम कर सकते हैं तेज प्रताप यादव? नहीं, तेज प्रताप यादव के लिए राह आसान नहीं है आयुष, क्योंकि देखिए महुआ सीट आरजेडी के खाते में रही है और वो गढ़ माना जाता है राष्ट्रीय जनता दल का। वहां से मुकेश रोशन सिटिंग विधायक हैं। हालांकि देखिए अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी के टिकट पर महुआ से चुनाव लड़ रहे होते तो उसकी चांसेस ज्यादा हो सकती है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वहां पे फाइट नहीं है। तेज प्रताप यादव के फेवर में वहां पर माहौल बने थे, और तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार किया, और सबसे बड़ा फैक्टर महुआ विधानसभा क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज रहा है। तेज प्रताप यादव वहां से पहले उन्होंने दावा किया है कि अगर वहां पर वो विधायक चुनकर आते हैं तो एक और मेडिकल कॉलेज महुआ विधानसभा क्षेत्र को दिया जाएगा। तो देखिए तेज प्रताप यादव की अलग फैन फॉलोइंग भी है, उनका अलग क्रेज भी है, उनको देखने के लिए भी भीड़ लगती है। जैसे आपको लोकसभा चुनाव लेकर चले तो वहां पवन सिंह को देखने के लिए काराकाट में जो भीड़ लगती थी, और वो वोटिंग में कितना टर्नआउट हो पाया ये हमने परिणाम में देखा था। पवन सिंह वहां चुनाव हार गए। इसी तरह छपरा से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में, वहां भी यही हालात है। वहां उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन ये कितना वोट में टर्नआउट हो पाएगा ये 14 तारीख को ही सामने आ जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव बड़े फैक्टर होने वाले हैं। अगर जनता ने भरोसा कर लिया तेज प्रताप पे तो महुआ सीट आरजेडी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी इसका आसान राह बहुत आसान नहीं दिखता, क्योंकि मुकेश रोशन वहां से सिटिंग विधायक है। तेजस्वी यादव ने खुद वहां जाकर के सभा की थी मुकेश रोशन के फेवर में, आरजेडी के फेवर में। तो तेजस्वी के जाने से वहां के लोग मुकेश रोशन पे भरोसा कर सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव जरूर वहां फाइट में होंगे। तेज प्रताप ने दावा भी किया है कि वहां की जनता इस बार महुआ का बदलाव चाहती है। टफ फाइट देखने को जरूर मिल सकता है। मांगे आपके पास बने रहेगा। हमारे साथ बेतिया का रुख करते हैं, आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, अगर हम बेतिया की बात करें तो पिछले बार के चुनावी परिणाम के यानी 2020 के चुनावी परिणाम की बात करें, 53% वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले थे, 42% वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे। मतलब माना जा सकता है कि बेतिया वो स्थान है, वो सीट है जहां पर मुकाबला कांटे की टक्कर का होता है।
बिल्कुल आपने सही कहा। अगर बात की जाए दोनों ही गठबंधन ने, तो यही कारण है कि अपनी पूरी ताकत के साथ बेतिया में पहुंचे थे बड़े बड़े नेता, चाहे महागठबंधन की बात हो चाहे एनडीए की बात हो। लेकिन आप समझिए अब की बार का जो चुनाव है पूरी तरह से विपरीत है। अब की जो चुनाव होगा वो दो फैक्टर पे लड़ा जाएगा। पहला ये होगा कि यूथ किसके साथ जाता है और दूसरा महिलाएं किसके साथ जाती हैं। क्योंकि एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए ने कई ऐसे वादे किए हैं जनता के बीच जो सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण को एक कदम आगे बढ़ाएगा। एनडीए की केंद्र सरकार की अगर बात की, केंद्र सरकार ने महिला को लेकर कई बिल्स लाए, जिससे कोशिश ये की गई, लखपति दीदी बनाया, चाहे ट्रिपल तलाक खत्म करना हो, ड्रोन दीदी बनाया, कई चीजें प्रोग्राम चलाए गए जिससे सीधे तौर पर महिलाओं को फायदा हुआ। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने को लेकर 10,000 सीधे रकम अकाउंट में भेजी थी। तो कई ऐसे प्रोग्राम है जो सीधे तौर पर महिलाओं को फोकस करके एनडीए ने चलाई है। लेकिन तेजस्वी ने भी इसको लेकर कई बयान दिया, साफ तौर पर यह बताया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 30,000 एक मुश्त उनको दिया जाएगा। तो दोनों ही गठबंधनों की नजर महिला वोटर्स पे है। महिला वोटर्स आज के दौरान वो पैमाना है, अगर वो किसी की तरफ भी परिवर्तित होती हैं तो सीधे तौर पर माना जा रहा है। क्योंकि जो फर्स्ट फेज हुआ है उसमें 8% वोटिंग ज्यादा हुई है, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। तो साफ तौर पर चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि महिला और यूथ ये दो फैक्टर होंगे जो जिसकी तरफ मुड़ते हैं अगली सरकार उसकी होगी। अब नजर ये होगी कि महिला और यूथ तेजस्वी यादव के पास जाएगा या नीतीश कुमार के पास जाएगा। जो चांसेस हैं वो आने वाले समय में पता चलेंगे और सीधे तौर पर दोनों फैक्टर ही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि किसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि देखिए एनडीए का जो वोट परसेंट है बिल्कुल आनंद, देखिए अब तो कुछ ही दिन बचे हैं जब चुनाव परिणाम सामने आएगा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण कल का दिन है जब मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आनंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। अस्मित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अस्मित, आपका भी बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।